हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्टिस्ट सीरीज। और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके बारे में बात करना एक तरह से सूरज को दिया दिखाने के जैसा ही है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट रफ़ी साहब, जिनकी आवाज़ को अगर हम भगवान की आवाज़ भी कहें तो इसमें दो राय नहीं होगी। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, एक बार नौशाद साहब से पूछा गया कि रफ़ी साहब आपके फेवरेट सिंगर कैसे हैं, तो इसका जवाब देते हुए नौशाद साहब ने कहा कि सभी सिंगर्स प्रॉपर राग में गाते हैं, सुर में गाते हैं और सभी की अपनी अपनी तरह की खूबियां हैं, लेकिन रफ़ी साहब में एक ज़्यादा है। वो क्या कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। राग और सुर में गाने के अलावा उन्होंने सारे गानों को दिल से भी गाया, इसलिए नौशाद साहब रफ़ी साहब को और सिंगरों से थोड़ा अलग मानते थे। आइए दोस्तों, आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। रफ़ी साहब किसी भी गाने को रिकॉर्ड करने से पहले म्यूजिक डायरेक्टर से ये पूछ लेते थे कि भाई ये गाना मैं किसके लिए गा रहा हूँ। तो अगर हम धर्मेंद्र के गाने सुने तो धर्मेंद्र साहब के गानों में ऐसा लगेगा कि धर्मेंद्र जी ही गा रहे हैं। अगर हम दिलीप कुमार साहब को सुने तो ऐसा लगेगा दिलीप जी ही गा रहे हैं। तो वो ये समझते थे कि जिसके लिए मैं गाना गा रहा हूँ उसकी पर्सनैलिटी पे वो फिट बैठे। जैसे कि गाइड, प्यासा, इन मूवीज के गाने सिचुएशन पे कितना फिट बैठते हैं। तो रफ़ी साहब को ये पता था कि किस एक्टर के लिए वो गा रहे हैं, उस हिसाब से वो अपने वॉइस को हाई स्केल, लो स्केल, मीडियम, सॉफ्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते थे और ये खूबी सिर्फ रफ़ी साहब में ही थी। आइए दोस्तों, जानते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। म्यूजिक डायरेक्टर रविंदर साहब ने एक बार रफ़ी साहब के लिए कहा कि रफ़ी साहब बीते कल, आज और आने वाले कल के बेस्ट प्लेबैक सिंगर हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट ना हुआ और ना होगा। दोस्तों, चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, आज के मॉडर्न रिकॉर्डिंग सिस्टम में हम जितने चाहे टेक ले सकते हैं, जितनी चाहे पिच करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है रफ़ी साहब के ज़माने में पूरा गाना सुर के अंदर एक ही टेक में गाना होता था, जो कि उन्होंने गाया भी। आप इसमें अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, रफ़ी साहब ने कुल 250 के आसपास नॉन फिल्मी गाने गाए हैं और 4500 के आसपास उन्होंने फिल्मी गाने गाए हैं। और आपको ये आंकड़ा अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग दिखाई देगा, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि उन्होंने कितने गाने गाए। लेकिन हमने रफ़ी साहब के जो भी गाने सुने हैं वो हमें मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। रफ़ी साहब सभी तरह के गाने गा लेते थे, जैसे देशभक्ति, रोमांटिक, सैड, कव्वाली, भजन। रफ़ी साहब का रियाज इतना पक्का था कि वो जिस भी गाने को गाते थे उसको सुन के हमें ऐसा लगता है कि वो गाना रफ़ी साहब के लिए बना था। और हर गाने में उन्होंने एक्सप्रेशन का बहुत ख्याल रखा है। आइए दोस्तों, जानते हैं फैक्ट नंबर 7 के बारे में। रफ़ी साहब एक क्लासिकली ट्रेंड सिंगर थे और 1940 में तलत महमूद साहब और मन्ना डे साहब के साथ वो चर्चा में रहे। लेकिन 1950 आते आते वो सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए और हमारे दिलों पे राज करने लगे। फैक्ट नंबर 8, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, रफ़ी साहब के ज़माने में लाइव सिंगिंग करने वाले सिंगर को बहुत अच्छा सिंगर माना जाता था। और कमाल की बात यह है, रफ़ी साहब के रिकॉर्डेड गानों से ज़्यादा लाइव सिंगिंग में उनके शोज़, उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे और उनके रिकॉर्डेड गानों से ज़्यादा मज़ा लाइव सिंगिंग में आता था। दोस्तों, फैक्ट नंबर 9, 1946 में नौशाद साहब ने गाना बनाया जिसका नाम था तेरा खिलौना टूटा रे बालक। जब वो गाना रफ़ी साहब ने गाया तो वो लोगों की नज़रों में आ गए थे। लोगों ने उस गाने को बहुत पसंद किया। उसके बाद बैजू बावरा के गानों से रफ़ी साहब लोकप्रिय हुए और उसके बाद हर म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद रफ़ी साहब थे। दोस्तों, फैक्ट नंबर 10, रफ़ी साहब बहुत कम मूवीज़ देखते थे और अपने काम पे ही फोकस रखते थे और फैमिली में टाइम व्यतीत करना पसंद करते थे। और जब उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट एक्टर कौन है तो उन्होंने बताया राजेंद्र कुमार, जिनके लिए उन्होंने बहार फूल बरसा उगाया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आर्टिस्ट की कहानी के साथ।